मनीष सिंह कह रहे हैं सी, जूली बी कह रही है। देखो समझो, संस्कृत में होते हैं हमारे 3 वचन, है ना, लेकिन हिंदी में और इंग्लिश में हमारे 2 ही वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। ये याद रखना, केवल संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें 3 वचन होते हैं और हिंदी में हमारे केवल 2 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कहेंगे एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो ये गलती नहीं करनी है, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो गए थे, तो यहाँ आपका केवल और केवल बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? आगरा का बहुवचन बताइएगा क्या होगा, क्योंकि आपकी पता है व्याकरण थोड़ी ठीक ठाक पूछ ली जाती है, तो व्याकरण पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। और पेडागोजी भी आपकी आते हैं, पेडागोजी के ज्यादा सवाल आते नहीं है लगभग, लेकिन वो भी फैक्ट बेस्ड आते हैं, उनको भी करेंगे। अगर आपने सीटेट में पेडागोजी की है तो उससे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि सीटेट वाला थोड़ा सा समझ पर बेस्ड है, ये थोड़े से रटने पर, फैक्ट आपको याद करने हैं। यहाँ आप जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, बहुवचन नहीं होगा, नहीं, हाँ बिल्कुल, आगरा का बहुवचन होगा ही नहीं, आगरों आगरे कुछ नहीं होता। ये आगरा क्या है? ये स्थान है ना, स्थानवाचक, और स्थानवाचक का स्थान का कोई आपका बहुवचन नहीं होता है। स्थानवाचक संज्ञाएं जो होती हैं तो कहेंगे उनका कोई बहुवचन नहीं होता है। तो यहाँ आपका क्या रहेगा? डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक भाई, चलो अब आगे आ जाते हैं कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है। एक बार सभी सेशन को लाइक और शेयर कर दो, और जो प्यारे साथी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा। ठीक है, हाँ स्थान संज्ञा है, सी ऑप्शन अविकारी शब्द, बहुत शानदार भाई। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उनको क्या कहते हैं? उनको अविकारी कहते हैं। अविकारी अर्थात अव्यय पद, अर्थात क्या? अविकारी को हम दूसरा नाम अव्यय पद के नाम से भी जानते हैं, और ये वे पद हैं जिन पर लिंग वचन विभक्ति क्रिया काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम कहें अब, ये क्या है? अव्यय है ना। अधिक, ये क्या है? अव्यय है। कम, ये क्या है? अव्यय है ना। आज, ये क्या है? अव्यय है। ऐसे शब्द, इन पर कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। कल, ये क्या है? अव्यय है। और शाम आपका अव्यय है, आज, कल, शाम, क्यों आपका अव्यय है ना। तो ऐसे बहुत से शब्द आपके ये अव्यय कहलाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, 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 बताइएगा शब्द का सही रूप क्या होगा आपके अनुसार। बहुत शानदार। प्रश्न नंबर 4, एक बार जब आप जवाब देते हो ना तो साथ में प्रश्न नंबर डाल के और फिर उसका ऑप्शन सी देना है, बी देना है, ए देना है, वो भी आप साथ में लिखा करो। पहले प्रश्न नंबर डालना है और फिर आपको जवाब देना है, तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी उससे कि आप कौन से प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। यहाँ 4 का आपने दिया है डी, तृष्णा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, सभी का डी जवाब आ रहा है। विपिन, निषाद, सत्य प्रकाश डी, मनीष, मैथ्स बाय शंभू, बिल्कुल भाई क्या होगा आपका? तृष्णा। क्या होता है? तृष्णा। और तृष्णा की बात करें तो ये कैसा है आपका? त्रिस और ना, ये इसमें आपकी व्यंजन संधि है, त्रिश और ना, है ना, और बाद में संधि होकर इसको क्या हो जाता है? तृष्णा हो जाता है। ठीक, चलो शुद्ध शब्द क्या है? उज्जवल, 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 बताइएगा। ये तो आपका ये मानो सबको प्रिय ही सवाल है आपका, चाहे आप यूपी पुलिस का दे रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जिसमें हिंदी आती है, और ये आपकी वर्तनी ना पूछी जाए हो ही नहीं सकता है। याद रखना, उज्जवल, कभी भी इसमें पूरा जय होगा ही नहीं। दोनों जय कैसे होंगे आपके? आधे जय होंगे, दोनों ही जय आपके आधे होने हैं, कभी भी कोई जय आपका पूरा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। उज्जवल, उज्जवल, ज्वल बोल रहे हैं, ये तो पहले अपने आप ही आधा है और उससे पहले अगर इसका विग्रह करोगे तो इसमें भी क्या है? आपकी यण संधि है, सॉरी यण नहीं, व्यंजन संधि। उत और ज्वल और आपका बन जाता है उज्जवल, कौन सी? तो कहेंगे आपकी इसमें व्यंजन संधि है। संधियों का पार्ट भी हम पढ़ेंगे, सारी व्याकरण डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, संधि ऐसे करा दूंगी कि तुम भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, बताइएगा किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल, बताइएगा। का बहुत बहुत स्वागत है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे कंटेंट के द्वारा आपकी तैयारी यहाँ करवाई जाएगी, तो निश्चिंत रहिएगा। यहाँ क्या है? कुशल, बिल्कुल। देखो कुरूप, रूप में कु उपसर्ग लग गया, बन गया कुरूप। कर्म में कु उपसर्ग कुकर्म, चाल में कु कुचाल बन गया, लेकिन कुशल अपने आप में एक पूर्ण शब्द है ना, तो यहाँ क्या है? आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द है जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। हाँ भाई, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो भी आपको रीट देना पड़ेगा अगर आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है रंजना, अगर आपको राजस्थान में टीचर बनना है तो राजस्थान में आपका सीटेट वैलिड नहीं मानते, वहां आपको अपने स्टेट का उसके स्टेट का रीट करना ही करना होगा।
हाँ बिल्कुल, ए पर भी जा रहे हैं, बी पर भी जा रहे हैं। देखो संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम, है ना। अब जाति, लोहे की जाति का बोध नहीं हो रहा जो बी को दे रहे, लकड़ी, लकड़ी की जाति पुस्तक। लेकिन शैशव क्या है? शैशव आपका भाव है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये भाव है। भाई शिशु का भाव शैशव है ना, शिशु शब्द से क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा बनी है। शब्द शिशु है और शिशु में ए प्रत्यय जुड़ गया तो आपका बन गया शैशव। आपका क्या बन गया? शैशव बन जाता है और ये आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। और ये अ जुड़कर अब कैसे हो गया? ये अयादि संधि वाला नियम है। उ के बाद कोई भी स्वर होगा तो उसको अब आदेश हो जाता है। तो इस तरह से वो बाद में पढ़ेंगे जब आपको संधि आ जाएंगे। केवल इतना याद करो, शैशव में क्या है? आपका भाव है, शिशु में अप्रत्यय लग के शैशव बन जाता है। अब आगे चलते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा वाक्य में सर्वनाम है। कैसा है? से मतलब बिल्कुल तल्लीनता से अच्छी तरह से पढ़ने में दिखाई दोगे, है ना। ठीक ठाक आपकी मात्रा दिखाई देगी। मैं संस्कृत की भी लेके आऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वह स्वतः ही जान जाएगा। और सर्वनाम में आप जानते हैं ये निजवाचक सर्वनाम, जब कि मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद कर लूंगा, मैं स्वतः कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा। तो स्वतः, स्वयं, अपने आप, खुद, है ना। जब हम कहें अपने आप, ये कैसा है? ये आपका निजवाचक को दिखाता है। अपने आप कर लूंगा, स्वतः कर लूंगा, या फिर कह दें स्वयं कर लूंगा, या फिर स्वयं, या फिर अपने आप की जगह आप, केवल और केवल आपकी, आप चले जाना, आप चला जाऊंगा। तो आप, ये सभी आपके किसको दिखाते हैं? तो कहेंगे निजता का बोध कराते हैं। ये किसका? तो कहेंगे निजता का बोध कराते हैं। इसी वजह से ये क्या है? आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। अब ना तो यहाँ संबंध है, ना अनिश्चयवाचक है, ना ही पुरुषवाचक है। चलिएगा, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। बताइएगा, सरल वाक्य किसको कहेंगे? सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा और एक ही क्रिया होगी, है ना। तो वो आपका क्या है? आपका सरल वाक्य कहलाता है। उद्देश्य और विधेय किसको कहते हैं? वो आगे अभी प्रश्न मैंने ऐड किया, उसमें क्लियर करूंगी। ठीक है, उद्देश्य किसको कहेंगे और विधेय किसको कहते हैं? तो यहाँ आपका क्या? डी ऑप्शन सही, जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, एक ही क्रिया होगा। ठीक है, चलिएगा। मोहन बाजार जा रहा है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? अब इन्होंने उद्देश्य पूछ लिया। अब आपको पता है, देखो मैं यहां समझा देती हूँ। पहले तो आप बताओ, फिर मैं आपको समझाऊंगी उद्देश्य क्या होता है। और इधर बात करें तो विधेय की, तो विधेय किसको कहते हैं? कहेंगे अगर वाक्य के कितने प्रकार हैं, अगर वाक्य में कितने अंग होते हैं, तो कहेंगे वाक्य के केवल आपके 2 अंग होते हैं। यहाँ आप जवाब दे रहे हैं ए ऑप्शन और कुछ डी पर भी जा रहे हैं। तो इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे जब चीजें और आसानी से आएंगी। अभी तो हम केवल लेवल जांच रहे हैं, ये मत सोचना हमें कुछ आ नहीं रहा है ना। तो उद्देश्य किसको कहते हैं? कि जो वाक्य में कर्ता होता है वो आपका उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में कर्ता क्या है? मोहन है ना। तो मोहन क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया। और कर्ता के बाद जो क्रिया है वो आपकी विधेय के अंतर्गत आ जाती है। जैसे कि बाजार जा रहा है, ये पूरा लास्ट वाला जो आपका टेंस है, ये आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? ये विधेय आ जाएगा कि बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो वाक्य में जो मुख्य कर्ता है वो उद्देश्य है, और उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, उसके लिए क्या काम किया जा रहा है, वो विधेय में आ जाता है। ये चीज याद रखोगे, कंफर्म है। तो सीधा मतलब है कि भाई अगर कर्ता की बात की गई तो वो उद्देश्य, क्रिया किस लिए की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, वो उद्देश्य हो जाता है। और क्या कार्य किया जा रहा है वो विधेय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहां आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि वाचक, अवतरण वाचक, या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, या फिर निर्देशवाचक। और प्रश्न नंबर 11 आपका, बताओ जल्दी अपनी भाषा की। अवतरण और उद्धरण चिन्ह कहेंगे भाई किसी के वाक्य को ज्यों का त्यों अगर उतारना है आपको। भाई गांधी जी ने कहा था, गांधी जी का नारा, गांधी जी ने नारा दिया, काय का? करो या मरो, है करो या मरो। अब इनके नारे को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, और लिखने के लिए हमने किसका? ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। जो 2 डबल ब्रैकेट होते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे डबल ब्रैकेट, ये उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहलाते हैं कि किसी के वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये हो जाता है। निर्देशक चिन्ह इस तरह के होते हैं। विस्मय आदि चिन्ह क्या होता है? ये अपस्ट्रफी जो होता है, ये एक तरह से, तो ये आपका विस्मय आदि चिन्ह होता है ना। तो यहाँ आपका क्या है? बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो इसमें आपके पेडागोजी के प्रश्न भी ऐड है। कभी ये सोचो कि केवल व्याकरण रहेगी, नहीं, पेडागोजी भी किस लेवल की पूछी जा रही है। और इंग्लिश की क्लास नहीं चले, क्लास देखो सब चलेंगी, लेकिन अभी जो मैराथन है आपकी, अभी कुछ सब्जेक्ट की 22 तारीख तक मैराथन है। उसके बाद कौन कौन सी क्लास आपकी चलेंगी वो आप ए जवाब दे रहे हैं कि निगमन प्रणाली